हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ। एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी बुक। सोशोलॉजी से रिलेटेड है ये चैप्टर, उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम यूनिट 1 ले रहे हैं, सोसाइटी एंड सोशोलॉजी। पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पार्ट 2 है। देन हम इसमें पार्ट 2 में जो चैप्टर 2 लेकर के आए हैं वो है इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में हम सबसे पहले करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, उसके बाद हम आते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा, उसके बाद हम आएंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसके विकास के चरण, मतलब स्टेप्स, कि कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे कैसे उसका नाम पढ़ा, किसने डेवलप किया, इन सब चीज़ों के बारे में। ओके। फिर हम आएंगे पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उनमें इनका विकास किस तरीके से हुआ, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड फिर हम आते हैं भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। सेम चीज़ है, बट क्या है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ था तो इधर हमने ले लिया है इंडिया में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी आप देख सकते हैं। मीनिंग एंड सोशोलॉजी में मैंने इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। इट्स मीन ये है कि सोशोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो कि जिसमें पहला वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से, सेकंड वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से। ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो है सोशियस, इट्स मीन सोशियो, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है लोगोस, इट मीन लॉजी। अब हम इसमें देखते हैं कि सोशियस जो है उसका मीनिंग आता है समाज, मतलब सोसाइटी। ओके, लोगोस का मीनिंग या लॉजी का मीनिंग आता है विज्ञान या शास्त्र। तो हमें ये प्लस करके हमें मिल जाता है समाज का विज्ञान या शास्त्र। ओके, अब हम आते हैं इसके कंटिन्यूस को हम करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट मैंने इसमें बताया, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ व्यक्त करता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इट्स मीन अभी वही जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है उसी को ये रिटर्न फॉर्म में बता दिया गया है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के संबंध में अध्ययन करता है। मतलब जो है समाज में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, समाज किनसे बना है, रहने वाले लोगों से, और उनके बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, उनसे समाज बना है। तो उनके बीच जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी लर्निंग करता है समाजशास्त्र। ओके, शास्त्र या विज्ञान का अर्थ व्यवस्थित क्रम में बहुत ज्ञान से है। मतलब वही है कि शास्त्र का विज्ञान जो है, क्या होता है शास्त्र या विज्ञान, कि व्यवस्थित क्रम में ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, व्यवस्थित मतलब स्टेप बाय स्टेप। ओके, देन इसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें तो मतलब इसकी मैं आपको बता दूं, उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है, बट आप अपनी तरफ से भी डेफिनेशन कुछ अलग से जनरेट कर सकते हैं। बट हम यहाँ देखेंगे कुछ थिंकर्स की या फिर सोशोलॉजिस्ट की डेफिनेशन, जो कि पहली डेफिनेशन है मैकाइवर एंड पेज की। ओके, ये कहता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। मतलब वही है जो मैंने अभी पीछे डिफाइन किया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है। मतलब समाज के जो संबंध है, समाज के में रहने वाले लोगों के बीच जो संबंध होते हैं, उनके जो संबंध है उनसे रिलेटेड है। ओके, उनका विज्ञान है ये। और वही चीज़ डेफिनेशन, मतलब हल्की सी डेफिनेशन जो समाज की है वो भी ऐड कर दी है मैकाइवर एंड पेज ने, कि संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है, जो कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ओके, देन आते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयास करता है, जिससे इसके क्रम तथा परिणामों के कारण
सहित व्याख्या की जा सके। मतलब वही है कि मतलब मैक्स वेबर जो है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज में जो क्रियाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल सामाजिक रीति रिवाज हो गए या अदर और भी चीज़ें होती हैं, जो उनका अध्ययन इस तरीके से किया जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन इस तरीके से किया जाता है, एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है कि हम इसके परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली, हम इसको क्रमबद्ध तरीके से व्याख्या कर सके, डिफाइन कर सके। ओके। फिर दुर्खीम कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। मतलब जो भी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कि समाज में अगर किसी की शादी है, ठीक है, किसी की भी शादी है तो उसके शादी के रीति रिवाज जो होंगे वो सारे कलेक्टिव होंगे। इट्स मीन मतलब किसी समाज के अलग होंगे, किसी समाज के अलग होंगे, उनको कलेक्टिव करके या फिर ये कह लो कि उनके मतलब एक साथ उनका अध्ययन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑरिजिन एंड स्टेजेस ऑफ सोशोलॉजी। ओके, तो इसमें हम ये जो हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले तो आती है समाजशास्त्र की उत्पत्ति और सेकंड में आ जाती है स्टेजेस। तो हम पहले उत्पत्ति को डिफाइन करते हैं, उत्पत्ति को देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक, ये विचारक है बट वो विचार प्रिंट हो गया है, विचारक है, अगस्त कॉम्ट ने सामूहिक जीवन और उससे संबंधित मौलिक में आधारभूत नियमों के अध्ययन के लिए एक अलग विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। मतलब यही है कि सामूहिक जीवन जो है, मतलब हम समाज में सामूहिक जीवन जीते हैं, तो सामाजिक जीवन और उससे संबंधित मौलिक आधारभूत नियम जो होते हैं, मतलब बेस जो होता है उनको समझने के लिए, उनके अध्ययन के लिए उन्हें एक महसूस हुई एक ज़रूरत कि उन्हें समझने के लिए एक न्यू साइंस की या फिर एक न्यू विज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, ज़रूरत हमें है जिसकी वजह से हम समाज के बारे में कुछ लर्न कर सके, समझ सकें। ओके, और ये कब हुआ था? 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। तो किसने किया था ये मैं आपको बता दूं। ये जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अगस्त कॉम्टे है। इसको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे पता चलेगा क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड पॉइंट में देखिए अगस्त कॉम्ट ने प्रारंभ में इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी, इट्स मीन सोशल फिजिक्स रखा था। मतलब इन्होंने जब ये विज्ञान बना लिया, इन्होंने सोचा कि हाँ भी ज़रूरत है और फिर उन्होंने बना भी लिया। इन्होंने सोचा और फिर उन्होंने बना भी लिया एक विज्ञान, एक साइंस। उसके बाद इन्होंने इसका नाम जो रखा वो सोशल फिजिक्स रखा था। ओके, सोशल फिजिक्स रखा था, जिसको बदलकर 1838 में, याद रखना ये डेट, ये ईयर, कि 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रखा। ओके, समाजशास्त्र रखा। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये जो भी पॉइंट्स है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, अब आपको तो बताइए कि ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड हो चुके हैं इस बार एग्ज़ाम में। इस बार क्या मतलब पिछले 2-3 बार से ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड हो रहे हैं। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड कि सोशोलॉजी जो नेम था वो कब बना इसका। ओके, या फिर सोशल फिजिक्स कब रखा गया, ये किसने रखा। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। आप क्वेश्चंस की चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होती है मैं हर चैप्टर के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस
प्रोवाइड कर दूँगी, वीडियो बना दूँगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसी कारण से अगस्त कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। देखिए ये मेन पॉइंट है, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगस्त कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक, इसमें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सब्जेक्ट की इस सब्जेक्ट की खोज की थी, या फिर मतलब इन सब्जेक्ट को बनाया था, तो इसलिए इनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है सोशियोलॉजी का। बट मैं आपको बता दूं, इंडियन जो सोशियोलॉजी है उनके फादर अलग हैं, उनको अलग मतलब ये जो पोस्ट है वो अलग पर्सन को दी गई है। वो अगस्त कॉम्टे नहीं है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, वो भी हम आगे बात करेंगे। बट अभी हमारे सिलेबस में अभी इस चैप्टर में जितना है उतना कवर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफ़ी योगदान रहा है। मतलब ये इसमें सीधा साफ बताया गया है कि मतलब इस सब्जेक्ट तो बन गया, ठीक है, ये साइंस तो इन्होंने बना दिया सोशियोलॉजी, बट इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना वो थोड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता था कि भाई, हर कोई सोचता था कि समाज का भी कोई साइंस होती है क्या, हर कोई मतलब इससे डिनाई कर रहा था। बट ये जो दुर्खीम, स्पेंसर एंड मैक्स वेबर है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना। इनके विचारों के द्वारा ही इसको एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनाया गया था, विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये याद रखना, ये जो भी इसमें नाम आ रहे हैं, जो भी डेट्स आ रही हैं इस टाइम, आप अपने माइंड में अभी फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बाद के लिए आपको बहुत कंफ्यूजन हो जानी है। इसलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है स्टेजेस, सेकंड पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये टॉपिक। तो सेकंड इसका सब टॉपिक है स्टेजेस में हम आपको बताते हैं, इसमें पता चलता है कि ये जो सोशियोलॉजी है स्टार्टिंग से एंड तक किस तरीके से आया। ओके, तो फर्स्ट स्टेज देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेज दिए रखिए, जिस प्राचीन युग में यूरोप के निवासी सभ्यता के निम्न स्तर पर थे, उस समय अपने देश में समाजशास्त्रीय ज्ञान चरम सीमा पर था। मतलब ये है कि जहाँ यूरोप के जो निवासी हैं, यूरोप के जो पर्सन्स हैं, यूरोप के जो रेजिडेंट्स हैं, ओके, वो सभ्यता के निम्न स्तर मतलब लोअर स्टेज पे थे, उसी टाइम इंडिया में समाज शास्त्रीय ज्ञान अपर स्टेज पे पहुंच चुका था, बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुका था। इसमें सीधा सीधा यही बताया गया है। सेकंड देखिए, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ज्ञान धर्म के साथ घुल मिल चुका था। मतलब ये कि जो सामाजिक ज्ञान है वो धर्म के साथ एकदम कोऑर्डिनेट कर चुका था, रिलेटेड हो चुका था, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था। ठीक है, थर्ड देखिए, लगभग 2300 वर्ष पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ने, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, सॉरी, ये देखिए, मतलब प्लेटो ने एक बुक लिखी थी 2300 वर्ष पहले, रिपब्लिक, और अरस्तु ने अपनी बुक लिखी थी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इनमें इन्होंने सामाजिक घटनाओं जैसे पारिवारिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति आदि का वर्णन किया था। ये बुक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन बुक्स को भी बुक्स के नेम, ऑथर्स, इनको और कब लिखी गई थी और उसमें क्या क्या मेंशन था, वो चीज़ याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है, बट प्रैक्टिकल से ज़्यादा वो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, तो आपको थ्योरी तो याद करनी पड़ेगी।
और उसमें थ्योरी में मेन अगर डेट्स आ जाए तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर साथ साथ याद करते चलेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अब देखिए स्टेज सेकेंड, इसमें सिर्फ 4 स्टेजेस मेंशन है, 4 स्टेजेस तक हमें पढ़ना है, तो सेकेंड स्टेज हम देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक थॉमस एक्विनस और दांते ने समाज की परिवर्तनशील घटनाओं के अध्ययन के लिए कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट किया। इस प्रकार विज्ञान की धुंधली सी रूपरेखा सामने आने लगी। इट्स मीन ये कि मतलब ये था कि थॉमस जो मतलब 13th सेंचुरी कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध विचारक थे, मतलब जो भी थे विचारक, उनमें से ये थे सबसे प्रसिद्ध थॉमस एक्विनस एंड दांते। इन्होंने समाज की जो परिवर्तनशील घटनाएं होती हैं, जिनमें परिवर्तन आता रहता है, उनके अध्ययन के लिए कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट किया। मतलब कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगा, जब इन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होने लगा कि समझ में आने लगा कि इस तरीके का भी कोई विज्ञान होता है। मतलब हल्की सी ब्लर इमेज सामने आने लगी, दिमाग में बनने लगी, किस तरीके का भी कोई विज्ञान या साइंस होती है। थर्ड स्टेज पे हम देखते हैं। थर्ड स्टेज थोड़ी सी हल्की सी लंबी जाएगी, तो देख लीजिए। 15वीं शताब्दी के आसपास समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि का आरंभ हुआ। मतलब ये है कि साइंटिफिक जो मेथड्स थे वो स्टार्ट होने लगे। ठीक है, किसके लिए? आसपास के समाज के अध्ययन के लिए। मतलब जो भी सोसाइटी थी हमारे आसपास की, उसकी स्टडी के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होने लगे थे। ओके, फिर देखिए, सामाजिक जीवन और घटनाओं की बढ़ी हुई जटिलताओं के साथ साथ विभिन्न पहलुओं के अध्ययनों की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। मतलब हमें उस टाइम अनुभव था कि सामाजिक जीवन और घटनाओं की बढ़ी हुई जटिलताओं का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो विभिन्न पहलुओं होते हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स, तो उनका भी अध्ययन करने की आवश्यकता होने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट इसमें। इसी कारण अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों का उद्भव हुआ। ठीक है, इसमें क्या था कि इसी कारण, मतलब जब अलग अलग समाज को, अलग अलग चीज़ को, अलग अलग साइंस को अलग अलग तरीके से, विभिन्न पहलू कौन से होते हैं? राजनीतिक, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इसमें आ जाता है फिर हिस्ट्री। इन सबको मतलब डिफाइन करने के लिए भी एक अलग विज्ञान की आवश्यकता होने लगी। इससे देखिए आपको ना एक बात और पता चलती है कि सोशियोलॉजी जो है ना, वो साइंस, पॉलिटिकल, इन सबसे पुराना सब्जेक्ट है ना, ये बात पता चलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है जी। थर्ड स्टेज का ये लास्ट पॉइंट है। थॉमस, हॉब्स, माल्थस और रूसो आदि को इस युग के प्रमुख विचारक के रूप में याद किया जाता है। मतलब उस टाइम पे ये जो थे, ये जो नाम मेंशन है, थॉमस, हॉब्स, माल्थस और रूसो, ये एक है ना, एक आइडियल बन चुके थे, मेन आइडिया ऑफ इज दिस एरा। ठीक है, ये मतलब एक आइडियल बन चुके थे, विचारक बन चुके थे, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस। ठीक है, फिर हम आते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ काफ़ी चीज़ें, तो मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब पहले तो आप 19th सेंचुरी देख लीजिए कि 19th सेंचुरी, फर्स्ट पॉइंट में तो आप यही डाल दीजिएगा कि मतलब डाल मत दीजिएगा कि खाली मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं पीछे कुछ स्लाइड्स में आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा डिफाइन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सोशियो फिजिक्स टू सोशियोलॉजी,
मतलब यही है अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे कि उन्होंने मतलब कैसे डेवलप किया, कैसे सोचा और मतलब क्या नाम रखा पहले फिर बाद में। मतलब ये है कि सोशल फिजिक्स से लेके सोशोलॉजी बनने तक का सफ़र फर्स्ट पॉइंट में आ जाना है। ओके, थर्ड पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट में देखिए, यह युग समाजशास्त्र को, सेकंड पॉइंट ये रहा, यह युग समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का युग था। मतलब समाज क्या है, मतलब समाजशास्त्र को एक नए जीवन, एक नवीन विज्ञान, सॉरी जीवन नहीं है नवीन है, एक नवीन विज्ञान के रूप में, मतलब समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान, एक नया साइंस के रूप में उसको डिफाइन करने लगा था। देखिए 1843 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस विज्ञान का परिचय इंग्लैंड में कराया। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा, ये 2 बार टाइप हो गया है गलती से, तो इसको स्किप कीजिए, आगे का देख लीजिएगा। तो देखिए कि 1843 में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, मतलब डेट इसमें जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप देख लीजिए 1843 में जॉन स्टुअर्ट मिल एक सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने विज्ञान का परिचय इंग्लैंड में किया था, मतलब सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस जो किया था वो इंग्लैंड में किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1873 में सर हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाजशास्त्र का प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। वही चीज़ है कि मतलब इसका जो इसकी डेवलपमेंट थी, इसकी जो बनाने का तरीका था, उसमें काफ़ी योगदान दिया था किसने, सर हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इसकी फर्स्ट बुक जो थी वो भी इन्होंने पब्लिश की थी। ओके, सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है, यस फोर्थ पॉइंट। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। सबसे पहले कहाँ पे पढ़ाया गया था? ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर पढ़ाया गया था? इंग्लैंड में तो ये मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, येल विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय याद कर लेना बहुत अच्छे से। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का मतलब एक होता है ना कि इंडिपेंडेंटली इसको स्टडी कराने लगे इस सब्जेक्ट की। तो लास्ट पॉइंट देखिए, आज स्वतंत्र विषय के रूप में समाज शास्त्र का अध्ययन विश्व के सभी प्रगतिशील एवं प्रकाशशील देशों में किया जा रहा है। मतलब ये एट प्रेजेंट की बात करें तो आप देखिए, मतलब समाज सोशोलॉजी जो है, आप देखिए, आप अपने जो भी प्रगतिशील है देश होते हैं, जिन जो प्रगति पर हैं अभी, ठीक है, तो उन देशों में मतलब लगभग हर देश में, विश्व के हर देश में ये सब्जेक्ट अब आ चुका है। ठीक है, आपकी ये स्टेजेस यहीं तक थी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन वेस्टर्न कंट्रीज। जी देखिए, इसमें क्या हो गया, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस टाइपिंग हो गई है। इधर जो हमें ऊपर जो करना था, हमें हिंदी में लिखना था और नीचे इंग्लिश में, बट हमने ये स्वाइप कर दिया है, नीचे हिंदी कर दिया, ऊपर इंग्लिश कर दिया। तो आप देख लीजिए कि 20वीं सदी के आरंभिक काल में विकास की गति बहुत धीमी रही। मतलब 20वीं सदी जो चल रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें जो थी इसकी जो डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। पहला विश्व युद्ध के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसके जो मतलब विकास था उसमें बहुत तीव्रता आ गई, मतलब बहुत स्पीड एकदम लगातार बढ़ गई। और लगातार विकासशील पश्चिमी देशों में इसके अध्यापन पर प्रयत्न बल दिया जाने लगा। मतलब उस पर फोर्सफुली, मतलब ये था कि मतलब उस पर काफ़ी बल दिया जा रहा था कि हम मतलब ये सब्जेक्ट भी बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक समाजशास्त्र के शासन काल में इसका पालन पोषण फ्रांस के
दुर्खीम, लेप्ले, बिल्ड्रो, रूसो, मॉन्टेन, ह्यूबर्ट, हालबर्ग्स और मार्क्स के हाथों में हुआ। मतलब इसका पालन पोषण, मतलब वही डेवलपमेंट, इसका जो मतलब प्रोसेस होता है बनाने का, सब्जेक्ट को बनाने का प्रोसेस, वो इनके हाथों में रहा था। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से आपके सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो है, जैसे दुर्खीम कर लीजिएगा, रूसो कर लीजिएगा, मॉन्टेन कर लीजिएगा, हालबर्ग्स, मार्क्स, ये सारे, ह्यूबर्ट, ये जो मतलब इनमें से जो भी आपको इजी लगते हैं 4-5 याद कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देने के लिए। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जर्मनी में टानेज, कार्ल मार्क्स, हीगल, बिल्ले, आई थिंक ये बिल्ले नहीं है, ये कुछ और है, मिस टाइप हो गया है, तो मैं आपको करेक्ट करके दिखा दूंगी। मैक्स वेबर, वीरकांत, जॉर्ज सीमेल, शेलर आदि विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी रुचि दिखाई। मतलब ये था कि चलो वैज्ञानिक समाजशास्त्र में, मतलब ऊपर तो मतलब दिखा दिया कि मोटा मोटा कि जो स्टार्ट हुआ था वो इनमें इनका योगदान ज़्यादा था। बट ये देखिए, बात हो जब जर्मनी की, तो वहाँ पे ये नाम सामने आते हैं। इन्होंने मतलब काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था इसके समाजशास्त्र के विकास में, काफ़ी इंटरेस्ट। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी एंड अन्य यूरोपीय देशों में समाजशास्त्र का उद्भव व विकास हुआ, उसे यूरोपीय समाजशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। मतलब ये कि अब फ्रांस जो है, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया एंड अन्य यूरोपियन कंट्रीज जो है, उनमें जिस समाजशास्त्र का विकास हुआ था, मतलब वहाँ के लोगों ने जिस समाजशास्त्र का विकास किया था, उसको यूरोपियन सोशियोलॉजी कहा जाता था। तो नेक्स्ट चलते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। देख लीजिए कि हम आपको मतलब अब बात करते हैं इंडिया में सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव व विकास का इतिहास 4000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। मतलब समाजशास्त्र जो है, मतलब ये समाजशास्त्र जो बना था, ये इंडिया में जो बना था समाजशास्त्र, ये तकरीबन 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट सबसे पुराना हो गया है, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि पॉलिटिकल, ये सारे सब्जेक्ट्स तो बाद में आए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारे बाद में आए हैं। सबसे पुराना सब्जेक्ट यही है साइंस में। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसमें साफ मेंशन है, भारत के प्राचीन समाजशास्त्रियों के रूप में मनु, भृगु, चाणक्य आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने आई थिंक अगर आपने कभी महादेव की स्टोरी सुनी हो, या मतलब दैविक काल जो होता था, दैविक युग जो था, सतयुग जो था, उसमें आपने सुना होगा एक महर्षि भृगु थे, उनका नाम देखिए। मनु भी थे एक ऋषि, और चाणक्य का तो खैर कोई कौन नहीं जानता है। अर्थशास्त्र, राजनीति, सोशोलॉजिस्ट, हर तरीके का शास्त्र का उनका ज्ञान था। तो आप खुद जानते हैं वो मतलब उस टाइम पे इनके नाम मतलब समाजशास्त्रियों के रूप में बहुत रिस्पेक्टफुली लिए जाते थे। इन लोगों के सोशोलॉजिस्ट थे ये इंडिया के। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रमुख भारत समाचार प्रमुख भारत समाजशास्त्र है, ये समाचार हो गया। समाजशास्त्र CO के रूप में, समाजशास्त्रियों के रूप में, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको बता दूं। समाजशास्त्रियों के रूप में डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, प्रोफेसर वाडिया, प्रोफेसर PN प्रभु, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, प्रोफेसर श्रीनिवास, डॉक्टर RN सक्सेना, KM कपाड़िया, प्रोफेसर N प्रसाद, प्रोफेसर आंद्रे बैताली, प्रोफेसर TK चमन, प्रोफेसर दुबे आदि के नाम लिए जाते हैं। मतलब समाजशास्त्रियों के रूप में, मतलब इंडिया में जो समाजशास्त्री हैं, अन्य समाजशास्त्री, वो तो एक मतलब जो ऊपर 3 नाम बताए, मनु, भृगु, चाणक्य, वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, ओके, और रिस्पेक्टफुल पर्सन थे।
बट ये जो सारे नाम मैंने आज ये वाले बताए हैं ये भी बहुत रिस्पेक्टफुल थे, बट ये उनसे क्या है उनके अलावा लिए जाते थे। ओके, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में भी इसका डिफाइन है कि प्रोफेसर श्रीनिवास। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इन नामों में से जितने नाम याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब मतलब ये देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे करें, बस ये देख लीजिए कि अगर आप फ्रांस के सोशोलॉजिस्ट के नाम याद कर रहे हैं तो 2 से 3 आपको याद होने चाहिए, मिनिमम 2 से 3 तो होने ही चाहिए। फिर आप चाहें उसको मेंशन करके लिखें या ना लिखें, आप उसको इकट्ठा भी लिख देंगे ना, एग्जाम्पल दे करके, सोशोलॉजिस्ट करके एग्जाम्पल दे करके अगर आप इकट्ठा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, बट नाम करेक्ट होने चाहिए। और अगर आपसे खाली मतलब इतना आपको होना चाहिए कि अगर आपसे स्पेसिफिक कंट्री का नाम लेकर के पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें, वहाँ के सोशोलॉजिस्ट का नाम। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, एंड उसका 3rd पार्ट होगा, 3rd चैप्टर होगा, न्यू कोर्स होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर वाइज, यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं खुद वीडियो बनाऊँगी और उसमें मेंशन करूँगी, और आपको बाय PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी जाएगी। तो देखते रहिए, बने रहिए, एंड चैनल को लाइक शेयर सबसे सब्सक्राइब करते रहेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।